मीम के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद फरहान अहमद साहब, इनसे जानेंगे कि यहाँ तक आने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम आपका ताल्लुकात कराते हैं मोहम्मद साहब से। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद विकास पर मोस्ट वेलकम है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने आज मुकाम हासिल किया है, आज मीम टीम देश के हर कोने में, जो देश की जो है मेगा सिटी कहा जाती है, हर कोने में मीम के बारे में काफ़ी लोग जो है खुश है, लोगों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्योंकि आपने जो है कई चाहे कोरोना काल हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, प्रोटेस्ट भी किया है किसानों को लेके। तो सर, आपको यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, आज जो है, अगर मैं आज की बात करूं तो आज 15 तारीख और 2021 है। आज एक ऐतिहासिक दिन है मीम के लिए भी। मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था तो आज से 7 साल पहले हम लोग जयपुर निकले थे और जयपुर जाके हमने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के दौरान जो है वहाँ पर अलग अलग तकरीबन 7-8 स्टेट से लोग आए थे और उन लोगों ने एक साथ में मिलके ये निर्णय लिया कि एक टीम ऐसी बनाई जाए जो एजुकेशन के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, रिलीफ के क्षेत्र में काम कर सके। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 सालों में यहाँ पहुँचना आसान होता चला गया। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, मगर वो आसान इसलिए होता चला गया क्योंकि लगातार हम काम करते रहे और लगातार हमसे लोग जुड़ते रहे। अगर आज हम बात करें, जो ये टीम 7 साल पहले, 8 साल पहले जो इस टीम की शुरुआत हुई थी सिर्फ 15 लोगों से, आज अल्लाह का शुक्र है कि इस टीम की 15 से ज़्यादा जगह इस टीमें बनी हुई हैं। तो अपने आप में अगर आप मेंबर की बात करोगे तो बहुत हज़ारों की तादाद में आज मीम के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, मीम के मेंबर बन चुके हैं। तो जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। चाहे वो बाढ़ का काम हो, जो हमने बाढ़ में जाके बिहार में काम किया, चाहे वो केरल की बाढ़ की बात हम करें, चाहे वो महाराष्ट्र में जो अभी कुछ टाइम पहले बाढ़ आई उस बाढ़ की बात करें, या दिल्ली राइट्स के बाद में जो मुस्तफाबाद में जो हमने रिलीफ करने की कोशिश की है। तमाम कामों के दौरान जब भी हमने अपने काम किए हैं और कामों को सोशल मीडिया पे जब हमने लाने की कोशिश की है तो हमसे लोग जुड़े हैं और यही अपने आप में हमारी एक बड़ी ताकत रही है कि लोग जब जुड़ते हैं तो हिम्मत मिलती है उससे, और वो उस हिम्मत ने कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। ये 7 सालों का सफ़र उस हिम्मत ने बड़ा आसान कर दिया, यहाँ तक पहुँच पाना इसलिए आसान हो पाया। सर, जो आप कार्य कर रहे हो वाकई काबिले तारीफ है। सर, आपको कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपका जो है FB पेज पे जो है मैंने लाइक किया हुआ है और उसको फॉलो भी करता हूँ। सर, कई बातें सामने ऐसी आती है कि लोग ये कहते हैं कि जो मीम टीम है ये स्पेशली इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, इसका जो नाम है ना, मीम है, तो मीम का नाम समझते के साथ ही लोगों को लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम ही इसके साथ में जुड़े हुए हैं। मगर अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखने की कोशिश करोगे तो इसकी फुल फॉर्म जो है मूवमेंट फॉर एजुकेशन, एम्पावरमेंट फॉर मासेस। मासेस का मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोग। तो हम तो बहुत सारे लोगों की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हम तो एक मूवमेंट चला रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमानों के ही लिए है। हम मेरी टीम के अंदर मैं अगर बात करने की कोशिश करूं तो बहुत सारे गैर मुस्लिम साथी हैं, बहुत सारे टीम के अंदर मेंबर हैं। तो लगातार हर एक इशू पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पहले वो बहुत सारे जो हमारे गैर मुस्लिम साथी हैं, पंजाबी साथी हैं, दलित समुदाय से जो साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तमाम हर जगह हम एक साथ में मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये है कि जब बहुत सारे जो आलोचक है वो कुछ तलाशेगा, वो कुछ ढूंढेगा, वो कुछ ऐसा ढूंढेगा कि भी कैसे मैं इसको नीचा दिखाने की कोशिश करूं, कैसे ये टीम अगर आगे बढ़ रही है तो इसको मैं कैसे खींच के वापसी लाऊं। और हमारे समाज में ये अक्सर होता है कि जब कोई आगे बढ़ता होता है ना तो उसकी टांग खिंचाई होने वाला मसला जरूर रहता है। बाकी हमारी टीम में अल्लाह का शुक्र है कि हर धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, हर मजहब के लोग हैं, और वो मिल के, क्योंकि इस टीम का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है मोहब्बत को बांटना। इस टीम का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्यार को फैलाना। ये हमने दंगों के बाद अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए, दंगों के बाद में जो एक माहौल था, आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा मुस्तफाबाद का, शिव विहार का। तो उस दौरान जब दिवाली आई तो उस दिवाली पे हम लोग गए और शिव विहार में जाके हमने खीर बांटने की कोशिश की। तो हमने कहा कि हमने उस खीर को बांटते हुए संदेश दिया कि नफरत नहीं, मोहब्बत बांटी है, नफरत नहीं, खीर बांटी है, प्यार बांटी है। तो हम तो प्यार बांटने वाले लोग हैं और ये प्यार कभी, नफरत किसी एक धर्म को साथ लेके नहीं बांटी जा सकती। हम सभी धर्मों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि सर सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, जो भारतीय संविधान जिसमें जिसकी व्याख्या की गई है, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को जो है सम्मान देता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो मीम है, मीम देश के किन किन शहरों में इसकी शाखाएं हैं और एजुकेशन के अलावा किस क्षेत्रों में यह जो है अग्रसर भूमिका निभा रही है?
देखिए, अगर मीम की बात अगर मैं करूं कि मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मीम की शुरुआत कैसे हुई, आखिर ये आज जो एक 7 साल का जो सफ़र पूरा हुआ उसकी कैसे क्या तरीका रहा, कैसे हम यहाँ तक आ पाए। तो उसमें 7 साल पहले 2013-14 के दौरान जब हम सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लिखना हमने शुरू किया, उससे पहले तो शेर शायरियाँ ही हो रही थी, फ़ोटो ही डाले जा रहे थे सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से, मगर उस वक्त थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास हुआ और हमने सोशल मीडिया पर लिखने की कोशिश की। तो वहाँ जब हम लिख रहे थे तो अक्सर क्या होता है कि एक से ख्यालात के लोग एक साथ जुड़ जाया करते हैं। तो 7 साल पहले हम लोग जब फेसबुक पे लिख रहे थे तो एक से ख्यालात के लोग जो थे वो एक साथ हमारे जुड़ने लगे। फेसबुक से हम व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप बन गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बातचीत शुरू की, काम शुरू किए। हम कहीं अगर ज़रूरत होती थी हमें, तो कहीं हम जाके किसी की शादी में पैसे से मदद कर देते थे, कहीं हमें ज़रूरत होती तो किसी का एडमिशन स्कूल में करा देते थे, कहीं हमें ज़रूरत होती थी तो किसी का हेल्थ सेक्टर में हम उसका हेल्थ में इलाज करा देते थे। ये चल रहा था इंडिविजुअल। पर जब ग्रुप में आए, ग्रुप में आने के बाद में हमने एक सोचा कि नहीं, सिर्फ शायद इंडिविजुअल होकर ये काम तो नहीं कर सकेंगे, हमें और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने ये संस्था बनाई। और संस्था बनाने के पीछे जो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं बहुत मेन, एक तो हम शिक्षा को लेकर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें शिक्षा की तो मुस्लिम समुदाय में ख़ास तौर से शिक्षा से पिछड़ापन रहा है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं ओबीसीज़ की, तो ओबीसीज़ की बात कर रहे हैं, हम एससी समाज की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक तबका है जो जिसको शिक्षा से दूर नहीं रहा है, इसको शिक्षा से दूर रखा गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक तो उनकी शिक्षा को लेकर हम काम करें, इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी जो है हमारे जो अगर कुछ हो जाता है, एक गाज़ियाबाद में हम बैठे हुए हैं, अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें जहां हम बैठे हैं, गाज़ियाबाद में जगह आती है, अगर किसी के साथ में कोई इमरजेंसी आ गई तो दिल्ली को भागेगा, इधर है ही नहीं कुछ। तो हमारी कोशिश है कि हम हेल्थ सेक्टर में कुछ कर सकें। तो इसके साथ साथ क्या है कि ये जो नफ़रत वाला जो माहौल चल रहा है, इसमें हम मोहब्बत का पैगाम कैसे दे दें, ये एक हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ क्या है कि किसी को अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी के साथ में किसी झूठे मुकदमे में किसी को फंसाया गया, तो हमारी कोशिश है कि उसके झूठे मुकदमों को किसी तरीके से पैरवी की जाए और ऐसे लोगों को, निर्दोष जो है, उनके लिए कुछ हम लोग युवाओं के साथ में मिलकर उनका हम बेहतरी कर सकें और उनको बाहर लाने की कोशिश कर सकें कि ये है। और इसके साथ साथ रोज़गार आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। हालांकि हम ना माने, हमारे जो अपने लोग हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं, मगर रोज़गार अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग रोज़गार का भी काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे छोटी सी नौकरी हो या छोटा सा खुद का उसका कुछ काम हो, ताकि उसके रोज़गार से हम जोड़ सकें, उसको आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये 4 कोर ऑब्जेक्टिव हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। इसको काम को करने के लिए हम लोगों ने जो अगर बात करें तो हम लोग रिलीफ के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया, जिसमें हम लोग बिहार गए, बिहार में जाके हमने रिलीफ का काम किया। वहाँ बाढ़ के बाद लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की। दिल्ली से तकरीबन 3200-3300 किलोमीटर दूर हम लोग केरल में जाते हैं। केरल की बाढ़ में हम लोग वहाँ जाके लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो रिलीफ में एक बड़ा काम हम लोगों ने किया है। इसके साथ अभी अगर आप देखें 2-3 महीने पहले महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई थी, तो हमारी एक टीम दिल्ली से गई महाराष्ट्र में, हमने वहाँ जाके रिलीफ का काम किया। तो रिलीफ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल जस्टिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और रोज़गार के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है प्यार और मोहब्बत बांटते हुए सेकुलरिज्म जो है ये हमारा, इसको बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये एक हमारा कोर, जो अगर मैं कहूँगा ये कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये कोर ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर ही हम अपने साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं, हर धर्म के लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि सबको साथ लेके चला जा सके। सर, जो मीम की शाखा है देश के किन राज्यों में फैली हुई है, कितने राज्यों में मीम काम कर रही है? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। अगर एक तो दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है बिहार में हम अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। बिहार में हमारी टीम है, दरभंगा के अंदर भी हमारी टीम है, बिहार के ढाका में भी हमारी टीम है। इसके साथ साथ जो है झारखंड में हमारी टीम है, आसाम में हमारी टीम बनी हुई है, महाराष्ट्र में हमारी टीम है, पानीपत में हमारी टीम है, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो जयपुर में हमारी टीम है, टोंडा भीम एक जगह है वहाँ हमारी टीम है, लालसोट राजस्थान में भी अपनी टीम है। और यूपी में अलग अलग शहरों में छोटी छोटी सी टीमें हैं। बनारस में अपनी टीम हमने बनाई हुई है। इसके साथ साथ रामपुर के आसपास की अगर बात करें तो रामपुर में भी टीम है। तो तमाम जगह जहाँ भी युवाओं को ये लगता है कि मीम के जो लोग हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उनको बिल्कुल तरीके से उनको जोड़ कर जहाँ से भी वो हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि आप वहीं पर अपना रह के कुछ काम करने की आप कोशिश कीजिए। सर, जो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है यहाँ के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, जो कि डिप्रेस क्लास है, जैसे कि अभी आपने बताया, स्पेशली SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, कन्वर्टेड पीपल, तो सर आपको
किस तरह की मतलब कोई फाइनेंस किस तरह का किया जा रहा है, क्योंकि ये काम इट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन इट सेल्फ जो आप कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो सर आपको किसी तरह की कोई बाहर से फंडिंग, कोई सरकार का कोई सपोर्ट या कोई बड़ी एनजीओ इनका कोई सपोर्ट, किस तरह का मतलब किस तरीके से मैनेज कर रहे हो फाइनेंस को? देखिए, अगर फाइनेंस की आप बात करेंगे तो अभी कहीं से किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अभी कोई फंडिंग नहीं हो रही है। जितने भी काम हम लोगों ने किए हैं पिछले 7 सालों के दौरान, ये सब हमारी जो टीम के मेंबर हैं। कोई 100 रुपये दे देता है तो कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है तो कोई 200 दे देता है, कोई बिना पैसे के साथ में जुड़ के वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के अंदर अगर बात करें तो हमने बड़ा काम अल्लाह ने हमसे लिया, बहुत शहीद नगर से हमने शुरू किया था वो काम, और शहीद नगर से जब हमने राशन बांटने की शुरुआत करी तो वो काम तकरीबन 18 जगह हुआ। मगर वो 18 जगह कैसे हुआ कि उसमें पूरी तरीके से कम्युनिटी के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हमने कहा कि किसी से हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने कहा कि आपके पास आटा है तो आप आटा दे जाइए, आपके पास तेल है तो आप तेल दे जाइए, आपके पास चीनी है तो चीनी दे जाइए। इसी तरीके से लोगों ने हमें राशन पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक टीम है, युवाओं की एक टीम है जो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है, उसको काम को देखते हुए उन्होंने हमारी मदद की और हमने घर घर जाके लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश की। अपने हर एक काम को हम सोशल मीडिया तक लाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लाना इसलिए ज़रूरी है कि उस काम को देख के बाकी लोग जो है थोड़ा सा इंस्पायर हो सके और अपने जहाँ पे भी वो रहते हैं अपना कर सकें वो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे हमारे चाहने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मीम से मोहब्बत रखते हैं, वो हमें तमाम हमेशा लोगों को मदद करते हैं हमें, और हम हमेशा उस मदद की, उनका जो उन्होंने हमें मदद की है उसको ज़रूरतमंद तक पहुँचाते हैं, ताकि उनकी जो जिम्मेदारी है, किसी ने अगर पैसे दिए हैं ना मीम को, तो वो तो पैसे दे के छूट गया। अब अगर मीम उस पैसे को सही जगह नहीं लगाएगी तो ये हमारे लिए भी फंसने वाला काम हो जाएगा। और मैं अगर बात करूं तो हम इस मुसलमान हूं, इस्लाम को मानने वाला हूं, तो इस्लाम को मानने वाले लोगों के जो है वो ये है कि अगर आपने 1 रुपया भी किसी का यहाँ मार लिया है तो मरने के बाद उसे 1 रुपये का भी हिसाब देना है। तो ये सोच के साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी कहीं से फंडिंग नहीं है, आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कुछ प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट के निकलेंगे जो एनजीओज के लिए होंगे, रोजगार के क्षेत्र में होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, ज़रूर अप्लाई करेंगे। हम चाहेंगे जुड़ना। सेकेंड लॉकडाउन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें सपोर्ट किया, फाइनेंशियली नहीं किया बट राशन से मदद पहुंचाने की कोशिश की। कई सारी जगह ने, कहीं से 200 राशन की किट आ गई, कहीं से 400 आ गई। इस तरीके से एक नेटवर्क बना है, उस नेटवर्क ने हमारी मदद की है। तो वैसे अभी कोई फंडिंग नहीं है। सर जैसे कहा जाता है कि महिलाएं जो है समाज की बैकबोन होती है तरक्की के लिए, तो सर आपने महिलाओं को मतलब कितनी संख्या होगी आपकी एनजीओ में महिलाओं की, और आप उनके लिए, उनका विकास करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हो? देखिए, अगर महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो हमारी टीम के अंदर डायरेक्टली हमने महिलाओं को नहीं जोड़ा है अभी। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि महिलाओं को अपने साथ में लेके चलना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदारी का मतलब यह है कि मेरा अगर बैकग्राउंड रहा है, मैं पिछले 10-12 सालों से सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने मास्टर्स किया है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो मैं जो पिछले 7 सालों का अगर मेरा अनुभव है तो पूरा महिलाओं के साथ ही है, महिलाओं के मुद्दों पर मैंने काम किया है। तो उनको अपने साथ में जोड़ने का मतलब मैंने जिम्मेदारी इसलिए कहा क्योंकि मेरी सोच क्या है और मेरी टीम के अंदर जो मेंबर जुड़े हैं उनकी सोच क्या है, कहीं ना कहीं मुझे पहले उन पे काम करना है। पहले मुझे उनकी जेंडर इक्वालिटी की, महिलाओं के मुद्दों पे समझ बनाने की जरूरत है, देन मैं महिलाओं के साथ में जुड़ूंगा। अभी डायरेक्टली महिलाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, इनडायरेक्टली बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें हम लड़कियों को 10वीं और 12वीं करा रहे हैं। जैसे जामिया से जो है, जो लड़कियां छूट गई हैं, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण दिक्कतें रही हैं, तो उनका हमने सोचा कि हम उनको कम से कम 10वीं और 12वीं तो कराएं। तो मीम उनका क्या कर रही है कि 10वीं और 12वीं में एडमिशन कराएगी, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएगी, एग्जाम की तैयारी कराएगी, देन वो जाके तैयारी करेंगी। अब जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमने सोचा कि हमारी टीम में तो महिलाएं नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, काफ़ी चैलेंज था। फिर हमने एक छोटी सी टीम डेवलप करने की कोशिश की और हमने सोचा कि ये अभी एक थोड़ा सा एक पायलट करके देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है। तो अभी एक महिलाओं की टीम बनी है छोटी सी, जो इस पूरे जो है एडमिशन वाले प्रोसेस पे काम कर रही है। और अभी देखते हैं एडमिशन वाला प्रोसेस सही से गुजर जाए, लड़कियों का एडमिशन सही से हो जाए, उसके बाद फिर बैठेंगे, आकलन करेंगे, देखेंगे कितना बढ़े हैं आगे, कितना नहीं बढ़े हैं, कितनी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, एंड देन उसके बाद महिलाओं को जोड़ेंगे अपने साथ। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं जोड़ेंगे, उनको जोड़ना ज़रूरी है। उनकी मुद्दों को वो अच्छी तरीके से बता सकती हैं, वो अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से समझा सकती हैं, तो इसलिए उनको जोड़ना तो ज़रूरी है। बट अब धीरे धीरे उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जो देश की गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट की, किसी भी जो है सिटी की, तो सर आपको किसी तरह का कोई अप्रिशिएट किया गया है, कोई सर्टिफिकेट, एप्रिशिएशन, कुछ इस तरह का कुछ? सर हमारी ऑडियंस जानना चाहती है।
नहीं नहीं, अभी सरकार की तरफ से तो कोई किसी तरीके का कोई मान सम्मान हमें नहीं मिला है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं यकीन करता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, सरकार की तरफ से जो मान सम्मान मिलता है वो सरकारी जो ठेकेदार किस्म के जो लोग होते हैं उनको मिल जाता है। अक्सर बहुत सारी संस्थाएं हमारे एमएलएस की, एमपीज़ की, उनके मिलने जुलने वाले लोगों की होती है। तो पीछे मैंने देखा कई सारे सम्मान समारोह हुए, अभी दिल्ली में हुआ था, मैं देख रहा था, दिल्ली सरकार ने कोविड को लेके एक बड़ा एक प्रोग्राम किया था, बट उसमें हम जैसी संस्थाओं का नंबर इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। तो अभी वो सम्मान नहीं मिला, हमें उस सम्मान की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे लिए सम्मान वो ज़रूरी है कि मेरे पास किसी की मदद की कॉल आई और उसकी मदद हो गई और उसके बाद में उसका फ़ोन आया और मैसेज आया, उसने बोला कि मेरा काम हो गया है, आपका बहुत शुक्रिया। वो जो दुआएं मिलती हैं वही सम्मान है। सर, जो अभी यूपी में आगामी साल में जो है सर डेमोक्रेसी फेस्टिवल बनाया जाएगा, चुनावी माहौल 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो सर आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे, जो आपकी पूरी मीम टीम है? देखिए, मीम टीम, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। यूपी की अगर बात करें तो तमाम पार्टीज़ जो है आके यहाँ पर अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगी, मगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश, जितने भी मीम के लोग हैं, हम सब की उनकी कोशिश ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आपका जो कैंडिडेट है, अगर वो आपका कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, अगर वो आपका कैंडिडेट आपकी बात को ले जाके विधानसभा में बोल सकता है, अगर वो आपके ज़मीनी मुद्दों पर आपके साथ खड़ा रहता है, जब आपको पिछले दिनों जब आपके प्रोटेस्ट हुए, जो सारी चीज़ें हुई, जब आपके डंडे पड़ रहे थे, जब की पिटाइयाँ हो रही थी, या आपके अधिकारों के बारे में जब आपको ज़रूरत थी, जब कोई बंदा अगर बोल रहा था आपके बारे में, तो उसको आप सपोर्ट करें। और किसी पार्टी को डायरेक्टली मैं यहाँ से बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हमें, मीम हमारी संस्था का नाम है, तो बहुत सारे लोग हमें ओवैसी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं, ओवैसी साहब और मीम का कोई मेलजोल नहीं है। वो अलग उनका काम है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हम संस्था चलाते हैं। कुछ मुद्दे अगर हमें उनके लगते हैं ठीक है तो हम उनका समर्थन करते हैं, कुछ मुद्दे अगर वो विरोध करते हैं, गलत लगते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। हम किसी भी एक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं।